इस तरह मानसी ने वहां ज्वाइन कर लिया। वह सुबह सारे काम करके अनिकेत को नाश्ता कराकर, सुबह की दवाइयाँ देकर और वंश को फीडिंग कराकर स्कूल चली जाती और दोपहर के बाद में आकर खाना बनाकर अनिकेत की दवाइयाँ देना, उसका ध्यान रखना, सब कुछ करती। इसी तरह 4-5 दिन गुजर गए। एक दिन जब स्कूल का सारा स्टाफ लंच टाइम में एक साथ बैठा था, तब एक टीचर ने एक सूट निकाल कर दिखाया और बताया कि वह इसे बुटीक से लेकर आई है। और जब उसने उसकी कीमत बताई तो मानसी देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह सूट इतना ज़्यादा खास नहीं था और कीमत बहुत ज़्यादा थी। मानसी ने ध्यान से देखा उस पर जैसा काम हुआ था। यह सब काम तो मानसी ने अपनी फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के वक्त सब सीखा हुआ था। और कुछ मानसी की मम्मी ने भी कढ़ाई सिलाई वगैरह भी उसे सिखाई थी। तब मानसी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपनी फ्रेंड स्वाति से कहा, स्वाति मुझे 2,000 रुपये दे, मैं तुझे आज से 10 दिन बाद वापस दे दूंगी। स्वाति वैसे भी शौक के लिए यह जॉब कर रही थी। वैसे पैसों की कमी नहीं थी उसे। बिना कुछ कहे, बिना सवाल जवाब किए उसने उसे पैसे दे दिए और कहा, 10 दिन में क्या, तुम 20 दिन में दे देना, कोई जल्दी नहीं है। मानसी वह पैसे लेकर मार्केट पहुंची और वहां पर सूट के डिजाइन्स को काफी बारीकी से देखा और फिर उसी हिसाब से उसने कुछ धागे और कुछ सामान लिया और कुछ छपाई के लिए कागज वगैरह लिए और कपड़ा लेकर घर आ गई। वसुंधरा जी ने उसके लेट आने का कारण नहीं पूछा था। वह आजकल उसे कुछ नहीं कहती थी, वह बस ज्यादातर चुप ही रहती थी। मानसी ने घर में घुसते ही देखा कि वंश का सैरलेक इधर उधर गिरा हुआ है और उसके सॉफ्ट टॉयज भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं और मम्मी जी ने सब्जी काटी होगी तो उसके छिलके भी वहीं पे पड़े हैं। आते के साथ मानसी ने हाथ मुंह धोए और पूरे घर की सफाई की। वंश के हाथ मुंह धोकर उसे वसुंधरा जी को पकड़ा दिया और किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। रात में वंश और अनिकेत के सोने के बाद वह धीरे से उठी और जो सामान लाई थी उसमें से कागज वगैरह निकाल कर डिजाइन बनाने लगी, कुछ इंटरनेट की मदद से और कुछ जो आज वह मार्केट में देख कर आई थी। उन्हें ध्यान में रखते हुए उसने एक डिजाइन तैयार कर लिया। अब उस डिजाइन को कपड़े पर उतारना था। उसने सोचा यह काम वह कल कर लेगी। 2-3 दिन की मेहनत के बाद जब सूट तैयार हो गया, उसे अपने आप पर यकीन नहीं हुआ कि यह उसका कारनामा था। सूट बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। अगले दिन फिर रात को सबके सोने के बाद वह स्टोर रूम से सिलाई मशीन निकाल कर लाई, जो उसकी मम्मी ने उसे दहेज में दी थी कि कभी ना कभी जरूरत पड़ जाती है इसकी। और सूट सिलने बैठ गई। खटर पटर की आवाज से वसुंधरा जी ने बाहर निकल कर देखा, वह सूट सिल रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप जाकर लेट गई। अगले दिन मानसी तो सारा काम करके स्कूल चली गई। इधर सुनिंदा जी के पास उनकी पड़ोसन विमलाताई आती है और कहती है कि तुम्हारी बहू के बड़े मजे हैं, बीमार पति से जान छुड़ाकर नौकरी करने चल देती है, बीमार बेटे और पोते को सबको तुम संभाले। यह कोई तुम्हारी उम्र है काम करने की? तुम्हारी बहू से तो इतना भी नहीं होता कि घर में रहकर अपने पति और अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर की देखभाल करे। सुनिंदा जी सुनकर कहती हैं, वह मेरी मर्जी से बाहर काम करने जा रही है और वह घर के सारे काम करके जाती है और आकर फिर से काम करने लग जाती है। इतने थके होने के बावजूद भी वह घर फैला देखकर या काम करते हुए उसके माथे में एक बल भी नहीं पड़ता। और तुम मेरी बहू के बारे में ऐसी बातें बना रही हो? जाओ पहले अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू फेरो। तुम्हारी बहुएं तो तुम्हें बाहर निकालने को तैयार हैं और तुम दूसरों के घरों में ताका झाकी करती हो। विमला ताई को सुनिंदा जी के ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह मुंह बनाकर उठ खड़ी होती हैं और बड़बड़ाती हुई चल देती हैं कि बुढ़िया सटिया गई है।
उनकी बड़बड़ाहट सुनकर सुनिंदा कुछ नहीं कहती। तभी थोड़ी देर बाद उनकी बेटी मीरा घर आती है। वह अपनी माँ से कहती है, मम्मी देखो ना, भैया कितने कमजोर हो रहे हैं, और देखो यहाँ वहाँ घर भी कितना गंदा हो रहा है, लेकिन भाभी को तो कोई परवाह ही नहीं है। वह तो मजे से बाहर मटर गश्ती करती फिरती है। ऐसे समय में उन्हें भैया की देखभाल करनी चाहिए, और वह नौकरी के नाम पर घूमती फिरती हैं। मीरा की बात सुनकर सुनिंदा जी चिढ़ जाती हैं और गुस्से से कहती हैं, तुम अपने घर में देखो, यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ वहाँ की बातें करने की जरूरत नहीं, और अनिकेत पहले से बेहतर है, और घर में छोटा बच्चा है तो घर गंदा तो होगा ही, और तुम यहाँ से ज्यादा अपने ससुराल में मन लगाओ। जब देखो यहाँ आ जाती हो और कमी निकालती हो, और तुम्हें अनिकेत की इतनी फिक्र है तो यहाँ रहकर उसकी सेवा करो और देखभाल करो। बात बनाना आसान है और करके दिखाना मुश्किल, इसीलिए जो काम कर सको उसी के लिए बात बनाओ। अपनी मम्मी को मानसी का पक्ष लेते देखकर मीरा को गुस्सा आता है, और वह बहाना बनाकर वापिस अपने ससुराल चली जाती है। 10-15 दिन बाद मानसी सारे सूट डिजाइन करके देती है, और जब वह सब पेमेंट करती है तो उसे यकीन नहीं होता कि उसने इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कमाए। तभी स्वाति उससे कहती है, तेरे लिए एक गुड न्यूज़ है मानसी। मानसी पूछती है, और क्या है वह। तब स्वाति बताती है कि यह सूट जो तुमने डिजाइन किया था वह मैंने अपने कज़न की बर्थडे पार्टी पर पहना था। उसने देखा तो उसे भी बहुत पसंद आया, और वहाँ पर जो सब थे उनको सबको वह बहुत पसंद आया। तब मैंने उन्हें बताया कि मेरी एक दोस्त डिज़ाइनर है, और उन सब ने भी तुमसे कपड़े डिज़ाइन करवाने का ऑर्डर दिया है। उसकी बात सुनकर मानसी बहुत खुश हो जाती है, और जब वह घर जाती है तब सबसे पहले सुनिंदा जी को देखते ही उनके गले लग जाती है, और मुट्ठी में लिए हुए सारे पैसे उनके आगे कर देती है, और कहती है, मम्मी जी देखिए मुझे कितने पैसे मिले हैं। मैंने जो सूट डिज़ाइन किए थे वह सभी उन लोगों को पसंद आ गए हैं, और मुझे नए ऑर्डर मिल गए हैं। सुनिंदा जी उससे अपने से अलग करके कहती है, तू किस मिट्टी की बनी हुई है। मैंने तुझे कितना कुछ सुनाया, कितनी जली कटी बातें सुनाई, लेकिन तूने अपने आप को इस घर को संभालने के लिए अपने आप को ही झोंक दिया। देख तो खुद को, कैसा हाल हो रहा है तेरा। तेरी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, रंग भी काला हो गया है। अब बस करो, अपना भी थोड़ा ध्यान रख ले। सुनिंदा जी की बातें सुनकर एक पल को तो मानसी को यकीन नहीं हुआ कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रही। मम्मी जी और उससे यह बातें कह रही हैं, यह तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यह तो सच था, सपना नहीं। उसे ऐसे हैरत में देखकर सुनिंदा जी ने कहा, तेरा हैरान होना लाजमी है, लेकिन यह सच है। मैं पहले तुझे जली कटी बातें सुनाती थी तो यह मेरी असुरक्षा की भावना थी कि कहीं मेरा बेटा तेरा ही होकर ना रह जाए। बस उन्हीं भावनाओं को आकर मेरे मुंह से वह सब बातें निकल जाती थी। लेकिन मैं अब समझ गई हूँ कि तू घर तोड़ने वालों में से नहीं, बल्कि घर को एक करने वालों में से है। अब बस बहुत हुआ, तुम दोनों सास बहू का भरत मिलाप अब हो गया हो, तो मुझ बेचारे को भी देख लो। उन दोनों की बातें सुनकर अनिकेत बोला, और वैसे दोनों हंसती हुई अनिकेत के पास आ गई। आज मानसी बहुत खुश है, क्योंकि आज उसका बेटा वंश और उसका पति दोनों साथ साथ चलना सीख रहे हैं। अनिकेत को डॉक्टरों ने कहा था कि वह साल भर से पहले नहीं चल पाएगा, लेकिन आज वही अनिकेत अच्छे इलाज और अच्छी देखभाल की वजह से 6 महीने के अंदर ही धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा था। और मानसी का बेटा वंश भी 1 साल का हो गया था, वह भी चलने लगा था।
डॉक्टरों ने कहा था कि अनिकेत को सुबह शाम धीरे धीरे वॉक करानी पड़ेगी। इसीलिए मानसी एक हाथ में अनिकेत का हाथ थामा हुआ था और दूसरे हाथ में वंश का। और यह वही सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। क्या सोचकर मुस्कुरा रही हो? क्या कल की बात पर मुस्कुरा रही हो? कल की बात? मानसी ने उसकी तरफ देखा और उसे याद आया, कल वंश का बर्थडे था और अनिकेत भी लगभग ठीक हो गया था। इधर मानसी का बुटीक भी अच्छा चल निकला था। इसीलिए उन्होंने एक पार्टी रखी थी जिसमें लगभग सभी रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को बुलाया था। वही कुछ रिश्तेदार औरतें एक जगह बैठकर बातें कर रही थी। मानसी ने तो बीमार पति को छोड़कर नौकरी के बहाने आजादी पाली थी, लेकिन यह तो बेचारी सुनिंदा जी ही थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे की देखभाल करके उसे ठीक कर दिया। तभी रीमा वहां आई और उसने कहा, काकी सही कह रही हो आप। मैं भी तो मम्मी से यही बातें कह रही थी, लेकिन मेरी मम्मी को तो भाभी की कोई गलती नजर ही नहीं आती। जैसे ही यह सारी बातें सुनिंदा जी के कानों में पड़ी, वह वहां आई और मानसी को बहुत बुलाया। जैसे ही यह सारी बातें सुनिंदा जी के कानों में पड़ी, वह वहां आई और मानसी को वहां बुलाया और कहा, यह वही है जिसने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया। यह वही है जिसने दिन रात एक कर दिया मेहनत करने में, घर का और बाहर का काम करने में। यह मेरी नहीं, इसकी मेहनत का फल है कि आज मेरा बेटा वक्त से पहले अपने पैरों पर चलने लगा है। वरना जैसे हालात हमारे थे, ऐसे में तो कोई भी साथ छोड़ देता है। लेकिन इसने मेरी अपनी सगी बेटी से ज्यादा मेरे लिए कहा है। मैं इसे कितना भी सुना देती थी, लेकिन इसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। और रीमा, तुम यहाँ लगाई बुझाई कर रही हो। जब तुम्हें भाई के चोट लगी, तुमने एक बार भी यह सोचा कि माँ और भाभी दिन रात मेहमानों के साथ बिजी रहती हैं, भाभी की थोड़ी मदद कर दूं? क्या भैया की थोड़ी भी सेवा कर लूं? बस तुम्हें तो लगाई बुझाई ही करनी आती है। सुनिंदा जी की बातें सुनकर वहां बैठी सभी औरतें और रीमा का रंग फीका पड़ गया। तब मानसी ने कहा, छोड़िए ना मम्मी जी, क्यों टेंशन ले रही हैं? जहाँ चार औरतें बैठती हैं, कोई ना कोई तो बात करती हैं। जो कोई कुछ कह रहा है कहने दीजिए। लोग तो कुछ भी कहते हैं, आप परेशान मत होइए। मैंने क्या किया और क्या नहीं, यह आप और हमारा परिवार जानता है। मेरे लिए यही बहुत है। मानसी की बात सुनकर रीमा और शर्मिंदा हो गई और उसने मानसी से माफी मांगी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती है जो उस समय मैं आपकी परेशानी को नहीं समझी और अभी भी आपकी बुराइयां कर रही हूँ। मुझे जब मम्मी ने समझाया था तो मुझे तभी समझ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे न जाने किस चीज का गुस्सा था, इसीलिए मैं समझ नहीं पाई। इसीलिए भाभी, मुझे माफ कर दीजिए आप। अरे मैडम जी, कहाँ खो गई? अनिकेत की आवाज से ख्यालों से चौंकी। तब अनिकेत ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मानसी, तुमने यह साबित कर दिया, जहाँ रिश्तों में प्यार और विश्वास हो, वहाँ रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी और अपना सपोर्ट बनाए रखना। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्त।